सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्टूडेंट द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 26 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। क्लास 7 की वर्कशीट है, सब्जेक्ट है सोशल साइंस, 18 जनवरी 2021 की वर्कशीट है। तो स्टार्ट करते हैं। द मुगल एम्पायर, टॉपिक है आपका मुगल साम्राज्य। डियर चिल्ड्रन, प्यारे बच्चों, इन द लास्ट फ्यू वर्कशीट वी हैव लर्नड अबाउट द मेजर मुगल एम्परर्स। पिछली वर्कशीट में हमने जो मुख्य मुगल एम्परर हैं, मुगल सम्राट हैं, उनके बारे में पढ़ा था, ठीक है। एंड द मेजर कैंपेन एंड इवेंट ड्यूरिंग देयर टेन्योर, और उनके कार्यकाल में जो प्रमुख अभियान और घटनाएं हुई उनके बारे में जाना था हमने। लेट्स नाउ कलेक्ट सम इंफॉर्मेशन अबाउट देयर एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी। आइए अब हम उनकी प्रशासनिक नीति के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। इनिशियली द मुगल कैंपेन relentlessly against the rulers who refused to accept their power। शुरुआत में मुगलों ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था, ठीक है। As the empire extended to encompass different regions, the Mughal recruited diverse bodies of people। और जब मुगल शक्तिशाली हो गए थे तो कई शासकों ने स्वेच्छा से उनकी शक्ति को स्वीकार कर लिया था, ठीक है। देखिए, फ्रॉम ए स्मॉल न्यूक्लियस ऑफ टर्किश नोबल्स दे एक्सपेंडेड टू इंक्लूड इरानियंस, इंडियन मुस्लिम, अफगान, राजपूत, मराठास एंड अदर ग्रुप्स। और इस प्रकार क्या किया उन्होंने कि जैसे जैसे मतलब उनका साम्राज्य जो था बढ़ता चला गया, तो उनके जो विभिन्न क्षेत्र जब सम्मिलित हो गए तो उन्होंने क्या किया, अलग अलग सामाजिक जो समूह थे उन्हें नियुक्त करना शुरू कर दिया। जैसे शुरू में तो बच्चों उनके यहाँ कौन थे, जो टर्किश नोबल्स थे, जो तुर्की होते हैं, तुरानी, वो थे। लेकिन बाद में उन्होंने जब विस्तार हो गया उनके एरिया का तो उन्होंने ईरानी, भारतीय मुस्लिम, अफगानी, राजपूत, मराठा, दूसरे समूह के लोग भी रखने शुरू कर दिए। Those who joined मुगल सर्विस वर एनरोल्ड एज मनसबदार, और उन्हें क्या कहा जाता था, मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह को मनसबदार कहा जाता था। द टर्म मनसबदार रेफर टू एन इंडिविजुअल हु होल्ड ए मनसब मीनिंग ए पोजीशन और रैंक। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत या पद मिलता था। इट वाज ए ग्रेडिंग सिस्टम यूज्ड बाय मुगल टू फिक्स रैंक, सेकंड सैलरी, थर्ड मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। और इसमें क्या होता था कि मुगलों द्वारा श्रेणियों की व्यवस्था थी जिसके जरिए उन्हें क्या किया जाता था, पद, वेतन या फिर सैन्य उत्तरदायित्व दिया जाता था। रैंक एंड सैलरी वर डिटरमाइंड बाय ए न्यूमेरिकल वैल्यू कॉल्ड जात, और जो उनकी मतलब संख्या थी उस पर निर्भर करता था कि पद और वेतन उन्हें कितना दिया जाए, ठीक है। द हायर द जात द मोर प्रेस्टिजियस वाज नोबल्स पोजीशन इन द कोर्ट एंड द लार्जर हिज सैलरी। जिसकी जात की संख्या जितनी अधिक होती थी दरबार में उसकी प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी, ठीक है। और उसका जो वेतन होता था वो भी उतना ही अधिक होता था। नोबल्स विद ए जात ऑफ 5000 वर रैंक्ड हायर देन दोज ऑफ 1000। इसलिए 5000 जात वाले अभिजात के जो दर्जा होता था वो 1000 जात वाले अभिजात से ऊंचा होता था। द मनसबदार मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी इज रिक्वायर्ड हिम टू मेंटेन ए स्पेसिफाइड नंबर ऑफ सवार और कैवरली मैन। जो मनसबदार होते थे, जो सैन्य उत्तरदायित्व होते थे, वो मनसबदारों को सौंपे जाते थे और उन्हीं के अनुसार उन्हें क्या करना पड़ता था, अपने पास घुड़सवार रखने पड़ते थे, ठीक है। सवार इसमें घुड़सवार को बोला गया, जो घोड़ों पर सवार होते थे। द मनसबदार ब्राउट हिज cavalry man for review, got them registered, their horses branded and then received money to pay them as salary। और वे अपने सैनिकों के घोड़ों को दगवाते थे, मतलब उस टाइम पे दगवाना होता था कि ये उनके घोड़े हैं, ऐसे निशान लगा देते थे और सैनिकों का पंजीकरण करवाते थे, और इन सब को करने के बाद ही उनके सैनिकों को वेतन देने के लिए धन मिलता था,
ठीक है। मनसबदार रिसीव देयर सैलरी एज रेवेन्यू असाइनमेंट कॉल्ड जागीर विच वर समवॉट लाइक इक्ताज। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे जिन्हें जागीर कहते थे। बट अनलाइक मुक्तीज मोस्ट मनसबदार डिडंट एक्चुअली रिसाइड इन और एडमिनिस्टर देयर जागीर्स। और जो तकरीबन इक्ताओं के समान होते थे, जागीर तो उन्हें कहते थे, लेकिन मनसबदार मुक्तियों से अलग होते थे, अपने जागीरों पर नहीं रहते थे और ना ही उन पर प्रशासन करते थे। They only had right to revenue of their assignment which was collected for them by their servant while the mansabdar themselves served in some other part of the country. उनके पास अपनी जागीरों से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था। ये राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्रित करते थे जबकि वह स्वयं देश के किसी अन्य भाग में सेवारत रहते थे। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे इन अकबर्स रेन, अकबर के शासनकाल के दौरान की बात हो रही है। देयर वर 29 मनसबदार विद ए रैंक ऑफ 5000 जात। तो 5000 जात की पदवी के मनसबदार कितने थे? 29 ऐसे मनसबदार थे अकबर के शासनकाल में जो 5000 जात की पदवी के थे। दीज जागीर्स वर केयरफुली असेस्ड टू सो दैट देयर रेवेन्यूज वर रफली इक्वल टू द सैलरी ऑफ द मनसबदार। जागीरों का सावधानी पूर्वक आकलन किया जाता था ताकि इनका राजस्व मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर रहे। अब यहाँ पर देख लेते हैं इन औरंगजेब रेन। अगर औरंगजेब के शासनकाल के दौरान की बात हो तो देखिए द नंबर ऑफ मनसबदार विद ए रैंक ऑफ 5000 जात हैज़ इंक्रीज टू 79। 5000 जात की पदवी के मनसबदारों की संख्या 79 हो गई थी। किसके? औरंगजेब के टाइम पर। द एक्चुअल रेवेन्यू कलेक्टेड वाज ऑफन लेस देन द ग्रांटेड सम। राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत कम था। और देयर वाज ऑल्सो ए ह्यूज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मनसबदार विच मीन्ट ए लॉन्ग वेट बिफोर दे रिसीव्ड ए जागीर। मनसबदारों की संख्या में भी अत्यधिक वृद्धि के कारण उन्हें जागीर मिलने से पहले एक लंबा इंतजार करना पड़ता था। These and other factors created a shortage in the number of जागीर्स। इन सभी कारणों से जागीरों की संख्या में कमी हो गई। As a result, many जागीरदार tried to extract as much revenue as possible। और इसका क्या परिणाम निकला कि कई जागीरदार जागीर रहने पर ये कोशिश करते थे कि जितना राजस्व वसूल कर सकें वसूल लें। विच दे हैड ए जागीर, और जो उनके पास जागीर हुआ करती थी। औरंगजेब वाज अनेबल टू कंट्रोल दीज डेवलपमेंट इन द लास्ट ईयर्स ऑफ हिज रेन एंड द पीजेंट्री देयरफॉर सफर्ड ट्रेमेंडसली। और अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में औरंगजेब इन परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं रख पाया। इस कारण किसानों को अत्यधिक मुसीबतों का सामना करना पड़ा। अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए है व्हाट वाज द रिलेशनशिप बिटवीन द मनसबदार एंड द जागीर। मनसबदार और जागीर में क्या संबंध था? तो देखिए यहाँ पर आंसर नंबर 1 में पहला आप यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। द टर्म मनसबदार रेफर्स टू एन इंडिविजुअल हु होल्ड्स ए मनसब मीनिंग ए पोजीशन और रैंक। क्या मतलब था कि देखिए मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्ति के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत या कोई सरकारी पद मिले। ठीक है, अब हमें जागीर के बारे में लिखना है तो आप यहाँ से लिखेंगे मनसबदार रिसीव्ड देयर सैलरीज एज रेवेन्यू असाइनमेंट्स कॉल्ड जागीर्स विच वर समवॉट लाइक इक्तास। फिर आप यहाँ तक लिख देंगे। इसका मीनिंग होता है मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे जिन्हें जागीर कहते थे। तो ये संबंध था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों। वाई वाज इट नॉट ओनली इम्पोर्टेंट फॉर द मुगल्स टू रिक्रूट मनसबदार फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड एंड नॉट जस्ट तुरानीज और ईरानीज। क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है कि मुगलों के लिए केवल तुरानी या ईरानी ही नहीं बल्कि विभिन्न पृष्ठभूमियों के मनसबदारों की नियुक्ति क्यों महत्वपूर्ण थी? क्योंकि देखिए जब उनके पास शुरू में तो क्या था कि मुगलों की बात मानते नहीं थे जो और समुदाय थे, ठीक है, और समूह के लोग थे। लेकिन जब उन शक्तिशाली हो गए तो स्वेच्छा से उनकी शक्ति को और उनकी सत्ता को स्वीकार कर लिया सबने।
तो फिर क्या किया उन्होंने कि विभिन्न विभिन्न साम्राज्यों के लोगों को अपने उसमें सम्मिलित किया, अपने सेना में मनसबदार बनाए उन्होंने। तो फिर तुर्कियों के अलावा उन्होंने ईरानी, भारतीय, मुसलमान, अफगानी, राजपूत रखने शुरू कर दिए। तो आप ना इतना लिख लेंगे बच्चे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इनिशियली आंसर नंबर 2, द मुगल कैंपेन्ड relentlessly against the ruler who refused to accept their power, ठीक है, power as the empire। उसके बाद आप लिखेंगे यहाँ से expanded to encompass different regions, the Mughal recruited diverse bodies of people from a small nucleus of Turkish nobles, Turanis। They expanded to include Iranians, Indian Muslim, Afghan, Rajput, Marathas and other groups. Those who joined Mughal services were enrolled as mansabdars। तो इतना लिखेंगे आंसर 2। आंसर नंबर 3 देख लेते हैं। If Zat determined a mansabdar rank and salary, what did सवार indicate? क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है कि यदि जात एक मनसबदार के पद और वेतन का द्योतक था तो सवार क्या दिखाता था? तो सवार, इसमें घुड़सवार की बात हुई है, ठीक है, जो मनसबदार के पास होते थे घुड़सवार। तो इसका आंसर आप लिखेंगे यहाँ से, देखिए यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे आप। द मनसबदार मिलिट्री, पहले हम पढ़ लेते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिक्वायर्ड हिम टू मेंटेन ए स्पेसिफाइड नंबर ऑफ सवार और कैवलरीमैन। द Mansabdar brought his cavalrymen for review, got them registered their houses, branded, and then received money to pay them as salary। तो ये आपका आंसर 3 हो गया। इसमें क्या बताया हुआ है कि जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंपे जाते थे उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार रखने पड़ते थे। मनसबदार अपने सवारों को निरीक्षण के लिए लाते थे, वे अपने सैनिकों के घोड़ों को दगवाते थे और सैनिकों का पंजीकरण करवाते थे। इन कार्यवाहियों के बाद ही सैनिकों को वेतन देने के लिए धन मिलता था, ठीक है। तो ये होते थे घुड़सवार, इनका ये था उस पर जो मतलब ये घुड़सवार ये दर्शाते थे उस टाइम के। तो आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।